हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा अंतिम प्रहार सीरीज का डे 2 है। दिस इज आवर डे 2 of Antim Prahar series, and you all are most welcome in our today's session, in which we are going to cover pair of linear equations in two variable in one shot. Okay guys, सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हाँ, आज मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो के अंत तक आपको इस चैप्टर की पूरी डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। यूँ समझो कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे, यू कैन अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आप इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना आप सीख जाओगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें किस किस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर से जरूर होमवर्क को सॉल्व कर लें। इसके बाद भाई साहब जो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कहना ही नहीं है। तो इतना समझ लो कि आपको बस इतना कर लेना है। अगर इतना कर लिया तो बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना कर लो एटलीस्ट। यार अब क्या चाहिए, आप सोचो। आपको 15 दिन का मौका दिया गया है, इस 15 दिन में आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। और इसी भाई सीधी सी बात है, बुक में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसी से आएंगे, इससे बेस्ट आएंगे क्वेश्चन। सीधी सी बात है ना। फिर बाद में पीवाईक्यूज भी हम लोग ले लेंगे, आगे सेशन देंगे, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन बस इतना कर लो ना कम से कम, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा कि सर ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, सब कुछ पता चल जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, आपको आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का होता है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे हम, क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दिया अगर इसे, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके गाइस, तो टू वेरिएबल्स मतलब का, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे तो आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है। ए और बी क्या है आपका, कोएफिशिएंट है। तो टू वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, तो हमने एक को एक्स बोल दिया, दूसरी को वाई बोल दिया। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स में क्या केस होने वाला, देखो आपका इक्वेशन जो दिखेगा कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आपका दिखेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लेकिन सर इससे क्या होगा? मैंने बोला इससे आपको चैप्टर में पढ़ने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, देखो आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। ठीक है, रुको अभी आगे नहीं बढ़ते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने हैं आपको। आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में शॉर्ट में एल लिख दो, क्या समझ आओगे ना, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो देख लिया, पेयर पेयर होगा तो क्या होगा, देखो आपके पास दो इक्वेशन होंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। उसी तरह से आपका दूसरा इक्वेशन हो गया कुछ इस तरीके से, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ में दो लीनियर इक्वेशन एक साथ चल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बेसिकली इन लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इस तरीके कुछ इक्वेशन दे रखे होंगे, जैसे एग्जांपल में दिखा दो क्या किस तरीके का इक्वेशन दिखेगा। मान लो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है एक इक्वेशन आपका, और 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। कुछ इस तरीके से आपके दो इक्वेशन है। तो इनके बीच में इनके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली दो इक्वेशन है हमारे पास, तो दो इक्वेशन की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे, दैट इज हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले तीन इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं तीन इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, दैट इज, देखो
आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। जैसे आप दो इक्वेशन ले रहे हो आप, ठीक है, बेसिकली आपने दो इक्वेशन लिया इस तरीके से, कलर लेट मी टेक येलो। जैसे आपने दो इक्वेशन लिया, a1x दिखाई दे रहा है ना, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, आपका रहा इक्वेशन नंबर 1 ये, और आपने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने दो इक्वेशन ले लिए, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे? सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के तीन केस होते हैं, या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक चीज और देख लो, काम की चीज, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, देखो क्या होता है। बेसिकली ना हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं इसके दो केस होते हैं। एक तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, और एक केस होता है कि सॉरी सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, दूसरा केस ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करे नहीं करेगा, सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। देखो, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है बच्चों। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसे हम अपनी मर्जी से बोल देते हैं, अपनी मर्जी से क्या मतलब, थ्योरेटिकली हम इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा, और क्या। तो देखो, इसके दो केस होते हैं, एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन देखो कैसे होता है आपका, इस तरीके से कुछ, लेट मी टेक, कौन सा कलर ले ले भाई, चलो आ जाओ, ब्लैक ले लो, चलो वाइट ही सही है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में देखो क्या होता है आपका, जो a1 बाई a2 जो है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब समझो कि आप यूनिक सॉल्यूशन की केस में हो, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको देखो मैं बता रहा हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, और इनकंसिस्टेंट में जानते हो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट में जानते हो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट में कुछ ऐसा खेल हो रहा होता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो होगा, बट दिस थिंग इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। क्या बात समझ में आती है? क्या आपको तीनों केस समझ में आ गया अच्छे से? इनके एक और चीज होती है, जैसे देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जो लाइंस होंगी ना वो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जानते हो, लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी। और नो सॉल्यूशन में ना लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। अब एक बात सोचना, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ऐसे है दूसरी लाइन ऐसे है, दोनों ने इंटरसेक्ट करा तो सीधी सी बात है एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन का केस हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। इनफिनिट सॉल्यूशन में क्या देखो, लाइन जो होंगी ना कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन है
इसी के ऊपर कोई और लाइन है, मान लो रेड कलर से मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। ये एक लाइन रही, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल इस पे ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो देखो जितने पॉइंट्स हुए, ये पॉइंट या ये पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो दोनों लाइन पे कॉमन हो, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट होता है जो कि दोनों लाइंस पे कॉमन हो, जो कि बहुत सारी बिल्कुल इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं जो कि वो एक दूसरे पे कॉमन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन केस में जानते हो क्या होता है? नो सॉल्यूशन केस में लाइंस पैरेलल हो जाती है ऐसे और ऐसे। क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है इसका मतलब ही होता है कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी से बता दो यार, यस और नो बता दो, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा यार सेशन में, क्योंकि बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका। और कई लोग तो रिवीजन के पर्पज से आएंगे तो उनका तो और अच्छा खासा भला होना है, क्योंकि यार चीजें आपने पढ़ी तो सब कुछ है, पर वही बात है आप भूल गए हो या फिर ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए या आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं लगा पाए अच्छे से, तो उन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से आप आए हो देखने। तो यार जरूर से जरूर वीडियो को एंजॉय करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, एग्जाम का टाइम आ रहा है, दोस्तों का भी भला होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमने रेशियो को कंपेयर करा। जैसे देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो आप A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर करोगे अगर आप, लेट मी टेक दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे आप A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर करोगे तो क्या आप बोल सकते हो x का कोएफिशिएंट जो होगा वो A1 है। यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? A1 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इट मींस दैट A1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? उसी तरह y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट है b1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -2। देन मैं क्या मैं बोल सकता हूँ कि b1 की वैल्यू -2 है। समझ में नहीं आ रहा क्या? रुको यार, इसको मैं बता ही देता हूँ। रुको रुको, एक एग्जाम्पल बस बता देता हूँ, फिर तो आप समझ ही जाओगे। बस यही एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा पेज ले ले, कौन सा पेज ले ले, इधर बहुत सारे पेजेस हैं, आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा था x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और कौन सा था फिर देखने तो जरा, और कौन सा था? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 20। ये आपके पास दो केसेस हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप इसे कंपेयर करोगे, इक्वेशन हमारी क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 1 है ना। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि a1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है ना बच्चों। उसी तरह y का कोएफिशिएंट क्या है? b1। यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट क्या है? -2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b1 की वैल्यू जो है वो -2 है। यहाँ देखो c1, c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ देखो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं यही तो बोलूंगा ना c1 की वैल्यू 0 है। सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो समझो कि आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी हो गया। मतलब आधे आधे कॉन्सेप्ट तो आपने चैप्टर के समझ लिए यहीं पे, यहीं पे आपने समझ लिया, और अब कुछ नहीं करना आगे, ज्यादा दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a2 है। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a2 की वैल्यू 3 होगी? भाई कंपेयर करो ना, कंपेयर करना तो आता होगा। अच्छा, y का कोफिशिएंट b2 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ b2 की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? c2। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -20। तो क्या मैं बोल सकता हूँ c2 की वैल्यू -20 है। यार साइन को साथ में लेना, प्लस या माइनस जो भी साइन है उसको साथ में लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ जो a1 b1 या c1 जो भी वैल्यूज हैं ये सारी विद साइन आ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी चीजें निकाल ली। अब आप कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, दैट a1/a2 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 1/3। देखो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3। उसी तरह आप b1/b2 निकालो, ठीक है। तो b1 की वैल्यू क्या है? -2 और b2 की वैल्यू क्या है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ ना -1/2। उसी तरह अगर आप c1/c2 की वैल्यू निकालो, c1/c2 की वैल्यू निकालो तो 0 अपॉन -20। 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे या किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अगेन 0। तो देखो c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2?
यस और नो बच्चों, जल्दी से बता दो यार। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना। पीछे का केस देखो, जल्दी से देखो, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, बनाया करो यार, नोट्स जरूर बनाया करो, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस लेक्चर की पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना जरूर, ठीक है। और क्या होता है लाइन से इंटरसेक्टिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन ही तो होता है। यस और नो बच्चों, जल्दी बताओ यार, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, देखो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ देखो ये क्या है a1 है, ये क्या है आपका a2 है। a2 कैसे है, a1 क्या होता है, देखो x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है। तो देखो x का कोफिशिएंट 2 रहा तो हमने a1 की वैल्यू 2 बोल दी। y का कोफिशिएंट क्या होता है b1, तो देखो y का कोफिशिएंट b1, b1 इज नथिंग बट 3। और कांस्टेंट हम क्या होता है C1, C1 हम ले रहे हैं माइन विद साइन, तो -9 हो गया हमारा C1 की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट जो हुआ दूसरी इक्वेशन में दैट इज कॉल्ड A2, ठीक है, तो हमने 4 बोल दिया। y का कोफिशिएंट जो दूसरी इक्वेशन में हुआ दैट इज 6, उसे हम क्या बोलते हैं B2 बोलते हैं, तो देखो हमने B2 बोल दिया। उसी तरह हमने C2 की वैल्यू क्या बोल दी, -18। क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी से बता दो यार। तो देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देखो 2 2 4 होता है ना, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 निकल के आ जाएगा, इसको भी कैंसिल करोगे 1/2 निकल के आ जाना है, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 निकल के आ जाना है। तो एट द एंड a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो होंगी हमारी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या आप में से कितने लोग ये बात सोच पा रहे हो कि यहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को बोल सकता हूं कि दीज आर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस और नो बच्चों, जल्दी बता दो, अगर इतना सोच पा रहे हो तो जल्दी से बता दो। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर, और आपको पता ही लीनियर इक्वेशन को हम लोग एल ई से शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोचना, हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस 2y माइनस 4 दे रखा है, यार कलर चेंज कर लूँ क्या, चलो ब्लैक ले लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x का कोएफिशिएंट दैट इज a1, दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। उसी तरह इस दूसरी इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम a2 बोल देंगे। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो, ठीक है। अच्छा, y का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड a2, सॉरी b1, सॉरी b1 होगा ना, ये b1 बोल दिया हमने दैट इज 2। और y का कोएफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन इज b2, तो लो भाई b2 बोल दिया हमने। उसी तरह कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन इज c1 दैट इज नथिंग बट -4, और कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन इज -12 दैट इज नथिंग बट c2। तो लो भैया a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करा, तो देखो a1/a2 क्या हो रहा है 1/2, इसे भी जब आप कैंसिल करोगे तो 1/2 ही आ जाना है, और इसे जब आप कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। तो देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब जो है आपकी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, और चूंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और चूंकि हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है, क्या पता है, हमें ये बात पता है कि जो यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है ना। हमने आपको ये बात पहले बता रखी, जहां पर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपका सॉल्यूशन होगा। आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बात हिंदी में लिख लो, जहां पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो उस पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा हमारा, ठीक है। कैसे मिलेगा आगे भी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, इसका मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बता दो यार। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बात करते हैं अब इनके मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। बेसिकली आपके जो पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्हें सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, यही 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। पहले जब आप ना आज से साल 1.5 साल 2 साल पहले जब अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको 4 मेथड पढ़ने होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अब 3 मेथड ही पढ़ने हैं, दैट इज वन, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हुआ करता था, जो कि हिंदी में लोग उसे वज्र गुणन विधि कहते थे कुछ करके, ठीक है। पर अब आपको सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं पढ़ना, वैसे वही बहुत आसान हुआ करता था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो तो देखो 3 मेथड है सॉल्व करने के, वैसे तो मेनली 2 ही मेथड है, पर 3 नाम हम बता रहे हैं। एक हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका सब्सटीट्यूशन
मेथड, और थर्ड मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड जो है आपका दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब कुछ लोग हैं ना कि इस इन दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं दिस इज नथिंग बट अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है भाई, बोल दो ना, नोमेनक्लेचर से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो एग्जाम में बस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को कंपाइल करके बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड है। और तो सबसे पहले हमें अब ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लेट मी टेक येलो पेन। ओके, concept for solving through graphical method। थोड़ी यार मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, पर प्लीज माइंड मत करना इस बात से। ठीक है, बहुत जल्द मैं हैंड राइटिंग सुधार लूंगा। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग थ्रू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करते हैं। पहले आपको क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप में जो दोनों लाइंस हैं, बेसिकली दो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन होती है वो लाइन को डिनोट करती है। ये बात आपको पता होगी ना। आपने लाइंस का को प्लॉट करना तो सीख लिया होगा आई थिंक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में तो सीख ली होगी यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी एक इक्वेशन है लाइन की, तो उसे हम कैसे प्लॉट करते हैं एक ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीख रखा होगा, तो आपको प्लॉट करना, मैं मान के चलता हूँ आपको प्लॉट करना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस को पहले सबसे पहले आप करेंगे प्लॉट बोथ लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। सेम कार्टेशियन प्लेन पे आपको दोनों ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगी, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट योर सॉल्यूशन ऑफ दैट आंसर, तो सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो मैं यहां लिख देता हूं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड होके आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? जैसे देख लो, आपने बता भी देता हूँ मैं अच्छे से। थोड़ा ना यार वन शॉट है तो थोड़ा मेरे को स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट में बताना, कमेंट में बता दो। अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन में डाउट है तो यार इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया करना मेरे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो a1x प्लस b1y, सॉरी ठीक है, दिस इज b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। तो देखो, आप करोगे सबसे पहले ग्राफ पेपर लोगे, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया हुआ आएगा। ठीक है, जो आपकी नोटबुक होती है उसमें आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा। तो उस ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उस प्लेन पे आपको दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक रही आपकी लाइन ये, और मान लो दूसरी लाइन कुछ आपकी ये रही ऐसे। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस इज योर वाई एक्सिस। मान लो आपने ग्राफ प्लॉट करा, एक इक्वेशन आई ये वाली, दिस इज नथिंग बट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू
0। उसी तरह आपने दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करा, वो कुछ ऐसे आई। लेट्स से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपने दो इक्वेशन लिखा और दोनों इक्वेशन को सेम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको प्लॉट करना तो आता होगा यार, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस देख लेना। ठीक है, बहुत जल्द आ जाएंगे। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये हुआ ना दोनों लाइंस का। कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी है। भाई साहब ये जो है ना, ये इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सेस के साथ नहीं चाहिए, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए दोनों लाइन का, आपस में जो दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तहां पे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। ठीक है, सो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा आया। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अल्फा कॉमा बीटा आया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अल्फा बीटा है ये इस पॉइंट का, इस इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यही आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब x की इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू बीटा। दिस इज आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? दिस इज आवर आंसर। अच्छा, एक चीज और है, ये जो अल्फा और बीटा आया ना, इसका मतलब ये चीज है कि ये जो इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई करेगी। अल्फा और बीटा जो है, इसके आने का मतलब क्या है? भाई देखो सारे कॉन्सेप्ट मैं एक साथ बता रहा, अब ध्यान से सुनना वरना बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो देखो x की जगह हमने अल्फा रख दिया, a1 इंटू अल्फा, और y की जगह हमने बीटा रख दिया। अगर हमने ऐसा करा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ, y की जगह हमने बीटा रख दिया, a1x प्लस a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल्स टू, अगर आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि x और y इक्वल्स टू अल्फा और बीटा जो है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि a1 इंटू अल्फा हमने x की जगह पे अल्फा रख दिया, y की जगह पे बीटा रख दिया, तो ये इक्वेशन सही होगी। सही होगी मतलब जो भी ये चीजें लिखी हैं सही है। सही मतलब क्या? a1 इंटू अल्फा प्लस b1 इंटू बीटा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तभी तो ना, तभी तो बोल रहे हैं कि सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही होती तो जब आप इन वैल्यूज को रखते तो +2 -2 3 4 5 6 एनीथिंग एनीथिंग कुछ एक्स्ट्रा आ जाता उल्टा सीधा। पर चूंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कि जब इन वैल्यूज को जो आप रखोगे तो वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, उसी तरह a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये आपकी बिल्कुल इस पेज में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया ग्राफिकल मेथड का। जो तेज बंदा होगा ना वो बिल्कुल यहीं पे समझ जाएगा, खत्म। अब इस ग्राफिकल मेथड में तो कुछ नहीं रखा, अब बस क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आजा देखो, मैं भी बस वही करने वाला हूं, क्वेश्चंस लगाऊंगा सीधे। मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, तो देखो मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ। चलो एक क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला ले लेते हैं और एक इसका फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो इसका फर्स्ट वाला ही लेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग खुद से करना है यार, ये बहुत आसान सा है फर्स्ट वाला। है ना, लाइंस आपस में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट आ जाएंगी लाइंस से फर्स्ट वाले का। कोई और डिस्कस करते हैं, लेट्स से सेकंड वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आसान सा है, लाइंस पैरेलल आ जाएंगी यार। रुक जाओ, थर्ड लेने दो। कहोगे सर कैसे पहचान ले रहे हो? मतलब पहचान लेना चाहिए आपको तो यार, ये तो पहचान होगा ना खुद से देख के कैसे लाइंस। देखो हाँ, थर्ड वाला कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। हम पहले ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। ठीक है, सो हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 वाला। हमारे पास इक्वेशन क्या देखिए, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड। ओके गाइस, तो हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। देखा हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent.
हमें इनकी कोफिशिएंट्स को की रेशियोज को कंपेयर करके हमें इन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करके हमें ये पता लगाना है कि ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बस ये पता लगाना है। तो देखो मैं एक करूंगा, बाकी आप खुद से करोगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, सब कर ले जाओगे। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करने लगूंगा ना, फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो बोर होने लगेंगे, सर क्या कर रहे हो यार, एक ही चीजें बार बार डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बस बिल्कुल ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन देख लिया बस काम खत्म। हमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। हमने अभी तक आपको बताया था, पहले जो होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का होता है। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का होता है। अब जो कि ये देखो इक्वेशन यहाँ पे ना, ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू 5 है। तो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3x प्लस 2y, और 5 इक्वल्स टू उधर था तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। उसी तरह इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x, सॉरी 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 माइनस होगा ना, क्या हो रहा है आज मेरे साथ यार, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप पेपर में ऐसे इतनी गंदे तरीके से मत करना, अब पेपर में लिख देना दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो लिख देना री राइटिंग इक्वेशन नंबर 1, री अरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से आप लिख देना यार, वो सब लिखने आता होगा आपको, इंग्लिश पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल पढ़ाना होता तो मैंने डिटेल वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके विजिट करके देख लेना अच्छे से, डिटेल में देखना हो तो। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे आप डिटेल देखो। ठीक है, क्योंकि मैंने वन शॉट में ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर रखी है, तो क्यों बेकार में परेशान होना, है कि नहीं बच्चों। तो अच्छा देखो, अब आपको देखो a1 अपॉन a2 का रेशियो कंपेयर करना है। a1 की वैल्यू क्या है बोल सकता हूं, देखो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू a1, दैट इज नथिंग बट 3। b1 की वैल्यू क्या होगी, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड b1, दैट इज 2। उसी तरह c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। उसी तरह a2 की वैल्यू क्या होगी, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज b2, दैट इज इक्वल टू -3। उसी तरह पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दैट इज c2, दैट इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो जब आप रेशियो को कंपेयर करोगे तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है आपका, 3/2। ठीक, उसी तरह b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है आपका, क्या कलर दिख तो रहा है ना आपको, आई होप दिख रहा हो। ठीक है, 2/-3। उसी तरह c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, -5/-7 ना। तो देखो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ यार, कलर चेंज कर लेता हूँ वरना बेकार का, मैं इतना मेहनत भी कर रहा और आपको कुछ दिखा भी नहीं। ठीक है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब तो यही हुआ ना, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है और इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी कुछ इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या आप खुद से सोच के बताओ, क्या और सारे क्वेश्चंस को मेरे को करने की जरूरत है इस प्रॉब्लम में, बताना जल्दी से यार। मुझे नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये वाला क्वेश्चन देखो, उसी तरह आप रेशियो को कंपेयर करोगे, जो बंदा तेज होगा ना, देखो 2/4 करेगा 1/2, -3/-6 करेगा 1/2, लेकिन 8/9 करेगा तो नहीं होना काम, इक्वल नहीं होगा। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, पर c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। करके देखना, करके देखना, चेक करके देखना इसे। ठीक है, उसी तरह आप इसे भी कंपेयर कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं आता हूँ फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसमें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इसमें चेक करना है। ठीक है, बोल रहा है कि आप चेक करके बताओ कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आई होप आप ये चेक कर लोगे, मुझे जहां तक उम्मीद है आप ये चेक कर लोगे। अगर नहीं कर पाए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। ठीक है, पर यहाँ के लिए अभी मुझे जल्दी जल्दी डिस्कस करना है, तो उसके हिसाब से मुझे देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, हम लेने वाले हम फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों,
हम लेने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या होना है हमारा? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और दूसरा पार्ट क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे चेक करोगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस निकल के आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो मैं ग्राफ बनाने फोकस करता हूं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। तो आप क्या करोगे, कंसीडरिंग इक्वेशन 1, अच्छा जब आपने इक्वेशन 1 को कंसीडर करा तो देखो क्या होगा आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप इसके लिए एक टेबल सा चीज बना लो, ऐसे पेपर में भी ऐसा टेबल बना लेना, सही रहेगा। ठीक है, अच्छा कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप x की वैल्यूज लिखोगे, यहाँ पर y की वैल्यूज लिखोगे। ठीक है, आप एक बार क्या करो, x की वैल्यू को 0 रख के देखो। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 रखी तो देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो 2 इंटू 0 क्या होता है हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, कि y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा बच्चों, यस और नो? चेक करना जल्दी से। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। उसी तरह फिर करेंगे आप, पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जब आप y इक्वल्स टू 0 रखोगे इक्वेशन 1 में तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस वाई की जगह आपने क्या रख दिया, 0। देखो y की जगह आपने 0 रख दिया, माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो यहाँ से आपकी 2x की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी दैट इज 6/2। 6/2 कितना हो जाता है, 3। ठीक है, तो जो आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, कंसिडरिंग इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन 2 को कंसिडर करोगे, जब आप इक्वेशन 2 को कंसिडर करोगे, यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को कंसिडर करोगे तो देखो क्या होगा आपके पास। जब आप इक्वेशन 2 को कंसिडर करते हो तो देखो क्या है आपके पास, 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। मैं डायरेक्ट टेबल बना दूं क्या, देखना, सॉरी गाइस थोड़ी टेढ़ी लाइन खिंच रही है। ठीक है, आपने x की वैल्यू रखी, यहाँ पे y की वैल्यू रखी। देखो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाना है पूरा, माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 बचेगा। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -1 आनी है। चेक करके देखना, दिखा दो यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो 4 इंटू 0 इज 0, माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या होगी, -1 आ गई। ठीक है, उसी तरह y की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। आप चेक करके देखना। ठीक है, ये आपका काम खुद से करना है, कर लिया करो यार। थोड़ा वन शॉट वीडियो है, थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ है तो थोड़ी स्पीड में चीज़ें चलेंगी, पर कोई बात नहीं। आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। ठीक है, इसलिए आप कर लोगे ये सब चीज़ें, यार बच्चों वाली चीज़ें है तो। ठीक है, तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आया 0,6, एक कोऑर्डिनेट कौन सा आया 3,0। ठीक है, उसी तरह यहां से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए 0,-1, और एक कोऑर्डिनेट कौन सा आया 1,0। यही तो है ना कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो कैसे करेंगे, मैं पहले एक एक्स एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ। सॉरी, पहले वाई बनाया अब एक्स। यार टेढ़ी लाइनें क्यों खींचे जाती हैं,
यानी तो ये बहुत मुश्किल होता है पेन टैब पे लिखना। पर गाइस आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार है यार, क्या ही दिक्कत है। हमने यार व्हाइट बोर्ड में वो मजा रहा नहीं। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में ना मजा आता है ना बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, कि उसमें बहुत सारे मैटर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके क्या बोलते हैं लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो बहुत मुश्किल होता है उस तरह का सेटअप बैठाना। तो ये पेंटैब मेरे को बेस्ट लगता है, डिजिटल ज़माना आ गया और उसके हिसाब से भी लोग डिजिटल नहीं हुए हैं, हम लोग भी डिजिटल नहीं हुए हैं, तो थोड़ा अभी खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,6 और एक है 3,0। ठीक है, तो 0,6 का मतलब क्या, एक्स में 0 और वाई में 6 यूनिट, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। क्या मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा 0,6? यस और नो बच्चों। और दूसरी कोऑर्डिनेट कौन सी है, 3,0, ये है ना 3,0, एक रहा 0,6 और दूसरा रहा हमारा 3,0। तो 3,0 का मतलब क्या है, एक्स में 3 यूनिट, 1, 2 एंड 3, और वाई में 0 यूनिट, मतलब 3,0 हमारा ये रहा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया हमने, तो हमारी एक लाइन बन गई इस तरीके से कुछ। मान लो 3,0 यहाँ है आपका, ऐसे है कुछ, देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका 3,0, दिस इज ठीक है। ठीक है ना, ये रहा आपका फर्स्ट लाइन। यहाँ पे आप लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप ऐसा साइड में पेंसिल से लिख सकते हो, ऐसे स्लैंड करके, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप साइड करके लिख देना, मेरे से ऐसा लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करो। लो भाई, पॉइंट हमारा 0,-1 और ये 1,0। एक पॉइंट है 0,-1, तो देखते हैं 0,-1, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, 0,-1, तो x में 0, y में -1, तो लो भाई नीचे की तरफ चले गए, 0,-1। और दूसरी पॉइंट कौन सी है, 1,0 होगा आई थिंक, हाँ 1,0। तो 1,0 मतलब क्या, x में 1 और y में 0। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 1,0। ठीक है बच्चों, तो लो इन दोनों को जो आपने मैच करा ऐसे, तो ऐसे कुछ लाइन आएगी। ठीक है ना, तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट करा आपस में, दिस पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन। मान लो कौन सा सॉल्यूशन आएगा यार, सॉल्यूशन कितना आएगा, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको बिल्कुल ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन दिख जाएगा कितना ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब हमने ग्राफ पेपर पे तो बना नहीं रखा, तो देख लेते हैं कितना सॉल्यूशन आना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसे हमने एज इट इज छोड़ दिया विद माइनस साइन, तो -4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/3। उसी तरह x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 माइनस 4/3 अपॉन 2। तो 3 6 18, 18 में से 4 गया, 14/3 मतलब 7/2 आ गया। x का वैल्यू 7/2 आ गया। कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, ऐसा देख लो। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट कुछ आना है 7/2 और 4/3। ठीक है, वैसे आप ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो ऐसे कुछ पॉइंट डेसिमल्स में आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट आया आपका, जो भी कोऑर्डिनेट आया आपका इंटरसेक्ट होने के बाद, ठीक है, दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज योर आंसर। आंसर मतलब जो x कोऑर्डिनेट आया दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और जो y कोऑर्डिनेट आया दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो क्या बात समझ में आती है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ गए हैं, और अच्छे समझने के बाद ये भी दावा करते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चन वो खुद से कर सकते हैं। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो मैं ये बाकी के सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क में देता हूँ, और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, अगले दिन जब भी आप आओ तो सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके आना। ठीक है बच्चों, और अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में कर देना,
या फिर आप इंस्टाग्राम पे दे देना उसका फोटो खींच के, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है आंसर। तो इस तरीके से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ओके, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है, बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जल्दी से अब नई हेडिंग डाल लो, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट रह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम पहले का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, दैट इज x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यही है ना? हाँ मतलब वही इक्वल्स टू में 14 दे रखा है तो हमने ये 14 को पीछे ले आया, ठीक है। उसी तरह x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, चलो यार वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज, वरना आप लोग बोलोगे भाई साहब ये क्या बता रहे हो, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा आप लिख कुछ और रहे हो। यार मुझे भरोसा अपने स्टूडेंट्स पे, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं हो सकता हमारे स्टूडेंट, और अगर हो सकता है तो कोई बात नहीं, उसे बेवकूफ नहीं बोलेंगे यार, बेवकूफ मैंने, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स, बेवकूफ मैंने बहुत गलत वर्ड बोल दिया, ठीक है, बेवकूफ कोई नहीं होता यार, हर कोई चालाक होता है, बस आपको दिमाग को सही जगह यूज करना है, ठीक है। देखो आपके पास दो इक्वेशंस दे रखे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, चीजों को रिप्लेस करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन की एक वेरिएबल को रखोगे जिसको दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे। मान लो हमने इक्वेशन 2 को उठाया, हमने करा कंसीडरिंग इक्वेशन 2, कंसीडरिंग इक्वेशन 2, ठीक है। हमने क्या करा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, x इक्वल्स टू वाई को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो y प्लस 4 हो जाएगा, यस और नो। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, लेट्स से। अब क्या करो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली तो हमेशा इसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली उसे उठा के वापस से इक्वेशन 2 में ही पुट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे आपका सारा चीज कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाले होते तो आपको इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी होती। क्या बात समझ में आती है? ये गलती कभी मत करना, ठीक है। अच्छा तो देखो x की वैल्यू में रखा तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है ना हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो x की जब हमने क्या रखा, y प्लस 4 प्लस हमारा y रह गया एज इट इज इक्वल्स टू 14। तो क्या मैं बोल सकता हूँ y प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 2y। और देखो 14 में से 4 को माइनस करा तो कितना हो गया, 10। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y की वैल्यू कितनी होगी, 5 आ गई ना, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation 3। जब हमने इक्वेशन 3 में रखा तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 है, प्लस में वैल्यू 4 हो गई तो कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया ना। लो x की वैल्यू 9 आ गई, काम खत्म। क्या इतना, देखो कितना आसान था ये मेथड, कितना आसान। अब ग्राफिकल मेथड में आपको इसीलिए पूरा परेशान होना पड़ता, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, पूरा ग्राफ प्लॉट करते, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, दीज आर अलजेब्राइक मेथड, बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा
अब यार ना एक और कोई क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना यार सारा, ठीक है। सो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रूट वाले क्वेश्चन लेता हूँ, चलो देखो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा देखने को लग रहा है, बाकी तो आप सारा कर ही लोगे, चलो सिक्स्थ भी कर लूंगा, ठीक है। कर लेना, आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 दे रखा है। क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में? √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 दे रखा है। और क्या दे रखा है? √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन रहा हमारा। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। फिर से यार रेड कलर बहुत गंदा लग रहा है इस पे, लेट मी टेक सम अदर कलर, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। देखो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमारा। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली यहाँ से। देखो तो √3x इक्वल्स टू √8y बोल सकते हैं ना यहाँ से, देखो y रूट से बाहर है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 टाइम्स ऑफ y। यस और नो बच्चों, जल्दी से बता दो। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हम देखो इक्वेशन 2 से वैल्यू को निकाली ना, इक्वेशन 2 को कंसीडर करके हमने वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू को हम किसमें, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जब हमने 1 में पुट करा तो देखो क्या आया, √2, और x की जगह हमने क्या रख दिया, √8/√3 टाइम्स ऑफ y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यस और नो? तो 8 टू जाए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देखो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 बाई √3 प्लस √3 हमने कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ये कांस्टेंट टर्म में क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है, आंसर इज नो। तो 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ y होगा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। इक्वल्स टू को ना अगर जल्दबाजी में लिखो तो नॉट इक्वल्स टू लिखने लगता है। तो यहां से क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो y की वैल्यू जो इक्वेशन 3 में रखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू, फिर से यार नॉट इक्वल्स टू लगने लगा, इक्वल्स टू √8/3 टाइम्स ऑफ y की जगह हमने 0 रख दिया, दैट इज नथिंग बट 0। लो काम खत्म। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हो? अब तो आ ही गया होगा यार, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। बाकी का मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, रेस्ट ऑल आर, ठीक है ना बच्चों, कर लेना यार। मेरे मेरे से बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऐसे इजी इजी क्वेश्चन करने को, ठीक है। आई होप आपको भी मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये रहा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं।
तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखो, ये भी बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा मेथड है। कितने क्वेश्चन है वैसे एलिमिनेशन के? हाँ, एलिमिनेशन के बस 3-4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और 2 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दूसरा एक लाइन से कर देते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तीसरा चौथा नहीं, पहला चौथा मैं कर देता हूँ। आपको ना ये फ्रैक्शन देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आई एम सॉल्विंग हियर, ओके। एंड सेकंड एंड फोर्थ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। सेकंड आपका हो गया, कहाँ गया यार, ये रहा, ये रहा आपका सेकंड, और ये रहा आपका थर्ड, ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। चलो फिर पहला स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्या दे रखा है हमें, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और क्या दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यार कलर चेंज कर लेते हैं वापस से। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें कोएफिशिएंट्स की हेल्प से इस तरीके से कुछ मल्टीप्लीकेशन करनी है इक्वेशन में, ताकि हमारे कोई एक वेरिएबल x या y, हमारे पास 2 वेरिएबल x और y, कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, बस और कुछ नहीं। हमारा बस मतलब ही ये है। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, कि हमें चीजों को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब तो ये हुआ ना कि कोई एक चीज को कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो कैंसिल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, इक्वेशन 1 में मान लो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ 2x रहेगा, यहाँ 2x रहेगा, हमने दोनों को माइनस कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ ऑलरेडी 2 है हमारा, और अगर हमने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कुछ 2 का टर्म आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 का कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा। तो देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x में से x कैंसिल हो जाएगा पूरा ना, पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ y का टर्म बचेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ उस तरीके में इक्वेशन y में आ जाएगी सिर्फ एक, तो y की वैल्यू आ जाएगी, सोचो जरा। या फिर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ फिर -3 है, यहाँ +3 हो गया, ऐड कर दिया हमने, कैंसिल हो गया आपस में। क्या बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से बताओ किस मेथड से करें। मेरा मन कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो क्या हो गया हमारा, बोल सकते हैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा ना, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करेंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 3 कितना होता है 15, और इक्वेशन 2 हमारा क्या हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो हमने दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ इक्वेशन आप लिख दोगे, इसे बोल दिया एडिंग बोथ इक्वेशन। तो देखो 3x 3y से 3y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3x कितना होता है 5x होता है, एंड इधर कितना हो गया 19 हो गया, 15 प्लस 4। तो इसका मतलब क्या है, बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई 5। लो भैया x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हमने इक्वेशन 2 में पुट करा, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन, किसमें रखना है, चलो 2 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में जब रखा तो देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 19/5 माइनस 3 इंटू वाई है हमारा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4। तो देखो 19 टू कितना होता है 18, सॉरी 38 ना, 19 टू 38/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। लो भैया 3y को राइट हैंड साइड में भेज दो, 4 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 38/5 माइनस 4 इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ से हमारा हो गया 38 माइनस 5 4 से कितना होता है 20 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 3y।
तो 38 में से 20 को अगर हमने माइनस करा तो कितना बचा, 18/5 इक्वल्स टू 3y। लो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ऐसे कैंसिल करने आता है ना। तो लो भाई 6/5 होगी हमारी y की वैल्यू, हमारा x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आती है? मैं जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बोला था मैंने सॉल्व कर दिया, मैं फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। दैट इज x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। और क्या है, x - y/3 इक्वल्स टू 3। x - y/3 इक्वल्स टू 3। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यही है ना। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन 1, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन 2। क्या बात समझ में आती है? अब देखो फिर से हमें किसी न किसी एक इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, ठीक है बच्चों। फिर से हमें किसी न किसी एक टर्म को, बेसिकली x या y कोई एक टर्म है, इन्हें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट तो सेम नहीं है। या तो देखो यहाँ x/2 है, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, या फिर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी x/2 बन सकता है। कैसे भी इक्वल करना है। मेरे को देखो सबसे अच्छी चीज देख रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, y/3 है, यहाँ 2y/3 है। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को तो लोड यहाँ -2y/3 बन गया, यहाँ +2y/3 बन गया। ऐड करते ही काम खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर हमारा ऑलरेडी प्लस का 2y/3 बैठा हुआ है, यहाँ -y/3 बैठा है। तो हमने इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2y/3 हो गया ना, 2y/3 कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। तो अगर हम नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। तो ठीक है भाई, कर दिया मैंने, लो ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 2 को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बचा, 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 2 6। और इस तरह पहले वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, तो x/2 माइनस 2y, सॉरी प्लस है ना, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। लो भाई साहब, प्लस 2y/3 माइनस 2y/3 कैंसिल हो गया। तो 2x और x/2 कितना हो जाएगा, 2x प्लस x/2 बचा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू 6 - 1 बचा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को आपने ऐड करा तो 2x प्लस x/2 आपने एलसीएम लिया तो हमारा 2 बच गया। 2 2 जा कितना होता है, 4x होता है, प्लस x इक्वल्स टू 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 5x/2 इक्वल्स टू 5। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस 5 ने इस 5 को कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया। तो देखो 2 हमारा इक्वेशन ये था, इसी में पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो देखो भाई साहब इस 3 को इधर ले आओ और इस y/3 को उधर ले जाओ, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू y/3। तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 इक्वल्स टू y/3। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। लो भाई साहब x और y की वैल्यू आपकी आ गई, काम खत्म। इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल समाप्त होता है, ठीक है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने की हाउ टू क्रिएट अ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं। पर्सनली मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा लगता है, और यही एक कॉन्सेप्ट है ना जो आपको मतलब आपकी महारत को साबित कर सकता है कि आप कितने महारती हैं अपने अलजेब्रा में, ठीक है। ये बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो भी आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैथ्स को ऐसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलने वाले हैं, जिसकी वीडियो कल आ जाएगी, तो उसमें भी आप देखोगे मैं वही बात बोलूंगा, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कैसे लीनियर इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं पहले हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं दो नंबर का डिफरेंस 26 है,
हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट वी हैव टू नंबर्स, एक नंबर है मान लो, लेट बिगर नंबर इज, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, ये जब इक्वल्स टू लिखता है ना तो नॉट इक्वल टू ऐसा फील लगता है जल्दबाजी में। हमने मान लिया कि बड़ा वाला जो नंबर है दैट इज एक्स, और जो छोटा वाला नंबर है दैट इज वाई, एंड स्मॉलर नंबर जो है वो, जो हमारा स्मॉलर नंबर है, यार क्या हो रहा है ये, रुको सारा फिर से साफ सुथरा लिखने दो यार, बहुत गंदी हैंडराइटिंग हो जाती है। और थोड़ी सी भी जल्दबाजी करो तो और गंदी हो जाती है, बिल्कुल संभाल संभाल कर लिखो फिर ठीक है। वाइट पेन रहने दो। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई। हम ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट नंबर जो है बड़ा है दैट इज बिगर, और सेकंड नंबर इज स्मॉलर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, मर्जी है हमारी, ठीक है। अब हमें बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब बोल रहा है हमें दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब बड़ा वाला नंबर दैट इज स्मॉल कैपिटल एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ठीक है। अच्छा, दूसरा में दे रखा है वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है, सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला नंबर है वही तो थ्री टाइम्स होगा ना अदर का, छोटे वाले नंबर का। छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का थ्री टाइम्स थोड़ी हो सकता है। सोचो आप, जैसे एक नंबर 9 है और एक 3 है, तो ये बड़ा नंबर है तो 9 ही तो 3 का थ्री टाइम्स होगा ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 3 जो होगा वो 9 का थ्री टाइम्स होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, तो जो बड़ा वाला नंबर है दैट इज थ्री टाइम्स ऑफ छोटा वाला नंबर। अच्छा जी, तो ये हमने दो इक्वेशंस क्रिएट कर लिया, अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, बस आंसर आ जाएगा हमारा। आपकी मर्जी जो सॉल्व करो, मैं सीधा सब्सटीट्यूशन लगाता हूँ यार, सीधे सब्सटीट्यूट करो एक्स की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3y इन, हमने देखो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू x की उठाई, उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा। यही बोला था ना मैंने, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाओ दूसरे इक्वेशन में पुट करो। तो लो भाई 3y माइनस वाई जो है इक्वल्स टू 26 हो गया हमारा, यहां से आ गया 2y इक्वल्स टू 26, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 13, यही ना। हम्म, अच्छा, अब हमें दे रखा है कि x इक्वल्स टू 3y है ना, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दो यहाँ पे। पेपर में ना ये सब प्रेजेंटेशन आप खुद से कर लेना यार, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेशन लिखने लग गया फिर तो मेरा 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि एग्जाम के लिए उतने लंबे लंबे वीडियोस आपको भी नहीं देखने चाहिए और ना मुझे उतने लंबे वीडियोस बनाने चाहिए। रियलिटी बता रहा मैं। आप यूट्यूब पे देखो भरे भरे पड़े हैं पूरे 5-5 घंटे 6-6 घंटे के वीडियोस। भाई बंदे को 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो बंदा क्या करेगा, 5-5 6-6 सब्जेक्ट लोगों को पढ़ने हैं, कैसे पढ़ेगा वो, बस एक सब्जेक्ट पे ही 6-6 घंटे की वीडियोस देखने लगे तो पॉसिबल नहीं है ना ये। तो देखो बच्चों, मैं वही चीजें करता हूँ बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल टाइम में, जितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। बस यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही मैं एक्टिव होता जाऊंगा यार, मोटिवेशन मिलती है ना हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू 39 आ गई, तो लो भैया बड़ा नंबर जो हमारा 39 आ गया, सॉरी, और छोटा नंबर 13 आ गया, काम खत्म। कितना आसान कॉन्सेप्ट था, देखो कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो। The larger of two supplementary angle exceeds smaller by 18 degrees. Find them. भाई साहब देखो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, टू कॉपी है, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो आप डाउट में बताना कमेंट में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. The cost of each bat and ball. देखो ये मैं एक बताऊंगा, बहुत आसानी से आप इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। देखो 7 bat and 6 ball कॉस्ट 3800 रुपीज। 7 बैट है एंड 6 बॉल्स,
इक्वल्स टू 3800 रुपीज। ठीक है ना? अच्छा, 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 रुपीज। बैट एंड 5 बॉल्स 1750 रुपए। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक ट्रिक बताऊं मैं, क्वेश्चन में जो पूछे ना उसे एक्स और वाई मान लो। ये एक ट्रिक है, हमेशा काम आएगी। जो पूछे उसे एक्स और वाई मान लो। पूछ क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। लो भाई साहब, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू एक्स रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू वाई रुपीज। अब भाई साहब 7 बैट और 6 बॉल। मान लो आपके पास 5 पेंसिल है अप्सरा की, मान लो 5 रुपए की, और 3 इरेजर है 3 रुपए वाले। तो देखो इनका टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? 5 पेंसिल 5 रुपए वाली, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा। 3 इरेजर है 3 रुपए वाली, 3 रुपए वाली, तो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 5 25 प्लस 3 3 6, 3 3 9 सॉरी 3 3 9, 25 प्लस 9 34। ऐसे ही तो आप कैलकुलेट करते हो। मान लो आपने 10 चॉकलेट खरीदे 1 रुपए वाले, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 10 रुपए आएंगे ना। 5 बिस्किट खरीदे 10 रुपए वाले, तो 5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 50 रुपीज आ गया। इस तरीके से यही तो करते हो आप। मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स है और जितना एक चीज का कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। यही तो करते हो ना। तो देखो पहले केस में, फॉर फर्स्ट सिनेरियो, वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ बैट इज 7। मतलब टोटल जो 7 बैट हैं और एक बैट का कॉस्ट एक रुपया है, तो 7 बैट का कॉस्ट 7x रुपया होगा। उसी तरह 6 बॉल्स हैं और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है, तो 6 बॉल्स के कॉस्ट कितने होंगे? 6y रुपीज। और दोनों की मिला के जो टोटल खर्च होने वाला है दैट इज इक्वल टू 3800। क्या बच्चों बात समझ में आती है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। देखो उसी तरह 3 बैट है 5 बॉल है, एक बैट का दाम 3x रुपया, तो 3 बैट का दाम कितना होगा? 3x रुपया। ठीक है, उसी तरह 5 बॉल का दाम कितना हो जाएगा? 5y रुपया। और दोनों का मिला के टोटल जो हमारा खर्च हो रहा है दैट इज 1750 रुपीज। भाई साहब लो, 2 इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, काम खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, आ जाओ देख लो। देखो मैं क्या करता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करता, नहीं सॉरी। अब देखो इस केस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का एक बढ़िया सा मेथड बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वरना वीडियो आप लोग स्किप कर दोगे, फिर बाद में बोलोगे सर आपने पेपर के बाद सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं था। तो ठीक है, क्वेश्चन के बीच में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार मार्क कर लेता है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है ना। 3 को हम 7 बना सकते हैं ना 7 को 3 बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। कैसे बनाएंगे भाई? पॉइंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं, कौन जानता है। ऐसा करो, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 7 है ये, तो 7 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 को 7 बनाना है तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। लो दोनों, 7 3 जा 21 बनेगा, ये भी 3 7 जा 21 बन जाएगा। तो लो इक्वेशन 1 क्या बन गया? इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गया है? 7 3 जा 21x प्लस 6 3 जा 18y इक्वल्स टू 38 3 जा, तो कितना हो जाएगा? 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और एक 10 और एक 11। यही हुआ ना? कैलकुलेशन देख लेना यार, मेरी गड़बड़ हो सकती है। 3 7 जा 21x प्लस 5 7 जा 35y इक्वल्स टू 0 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 50 51 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12। लो भाई साहब दोनों इक्वेशन बन गए, माइनस कर दो दोनों को। तो लो ये कैंसिल हो गया, बचा के 18 में से 35 को माइनस करा हमने, तो माइनस का 17 बचा, इक्वल टू माइनस ऑफ 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 गया दैट इज 8 ना। हाँ 8, फिर ये रहा 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब माइनस का 850 बचा, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। 17 5 जा 85 होता है, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल के आ रही है 50। ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेना आप, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए। ठीक है, मेरा बस मतलब है कॉन्सेप्ट सिखाना, कैलकुलेशन तो आपको नहीं होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आती है 70 रुपीज 50 रुपीज। तो उसी तरह x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो इक्वेशन 2 में आपने पुट करा तो 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह आपने 50 पुट कर दिया इक्वल टू
1750। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ 3x प्लस 5 5 इक्वल्स टू 1750। तो यहाँ से आपकी 3x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1750 माइनस 250 मतलब 1500। तो 3 से 1500 को माइनस कैंसिल कर दिया दैट इज 500। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 500 रुपीज। लो भाई साहब, तो यहाँ से आ गया आपका कॉस्ट ऑफ जो बैट है, ईच बैट मतलब हर एक बैट का, एक एक बैट का दाम जो है वो 500 रुपया है। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो है दैट इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। ये 500 आया और ये 50 आया। देखो कितना मस्त आंसर आया। ठीक है, बिल्कुल एकदम चुटकी बजाते सवाल हो गया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कैसे किसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ फिर से मैं बता दूं, ये 7 है, ये 3 है। ना हम 7 को 3 बना सकते हैं, ना 3 को 7 बना सकते हैं। तो ठीक है, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, फिर तो आप क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे। ठीक है ना बच्चों? ओके सर, ओके। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। ठीक है भाई, डिस्टेंस कवर के हिसाब से कुछ फिक्स चार्जेस लेते हैं वो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। देखो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप जब किसी एक शहर है जहां पे आप उस टैक्सी में ट्रेवल करते हो, तो कुछ चार्जेस आपसे लेता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस में आपको, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो एक तो आप मंथली फी भरते हो, मंथली फीस होती है स्कूल की, प्लस आप स्पेशल चार्जेस देते हो। ठीक है, स्पेशल चार्जेस देते हो, एग्जामिनेशन फी देते हो, ये सारी चीजें देते हो ना। तो ये तो फिक्स चार्ज है आपका, ये आपका फिक्स चार्ज है। और ये हो गया चार्ज पर किलोमीटर या पर मंथ हो गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे कुछ फिक्स चार्जेस हैं और कुछ क्या बोलते हैं पर किलोमीटर चार्जेस हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें आपकी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से टैक्सी के कुछ चार्जेस है, उस पर हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ठीक है, and for 15 kilometers the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the distance covered? uh, what are the fixed charges and the charge per kilometer? तो देखो, हमने मान लिया, मैंने फिर से आपको ट्रिक बताई थी, जो पूछ रहा है उसे एक्स और वाई मान लो, जो जो पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू वाई रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155। हमें बोल रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज और 15 किलोमीटर के लिए 155। यही है ना? देखो, जब इंसान 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, फिक्स्ड चार्जेस तो वही रहेंगे एज इट इज एक्स। लेकिन जो 10 किलोमीटर ट्रेवल करा तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा ना, जो चार्ज 10 इंटू वाई हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर हो गया। और ये टोटल का सम कितना आ रहा है 105 रुपीज। ठीक है, समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमने बोला कि फिक्स्ड चार्जेस है वो तो एज इट इज ही ऐड होंगे। ठीक है, जो स्पेशल चार्जेस है वो तो ऐड होंगे ही। फिर जो आपने पर मंथली जो पढ़ाई करी उसके हिसाब से आपने ऐड करा। मान लो आपने 10 मंथ पढ़ाई करा और एक मंथ का रुपया 122 रुपया लग रहा था, तो 10 मंथ में कितना लगेगा? 10 इंटू वाई। और चूंकि आपका जो स्पेशल चार्ज है वो तो एज इट इज ऐड होना ही होना है, कितना भी आप कर लो। ठीक है, तो ये 105 हो गया आपका।
दोनों का समेशन। समझ में आई बात? उसी तरह फिक्स चार्जेस जो है वो x है, तो फिक्स चार्जेस तो x लगेंगे ही लगेंगे, प्लस पर मंथ जो चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज लग रहा है दैट इज 10 वाई रुपीज। पर किलोमीटर चार्जेस आपके वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर कितने चार्ज लगेंगे, 10 × वाई। और इन दोनों का समेशन कितना है, 105। उसी तरह जो सेकंड केस दे रखा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज है, मतलब एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155। मतलब फिक्स चार्ज तो आज रह गया एक्स रुपीज, और 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज है, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 × वाई इक्वल्स टू 155। ठीक है। अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन। हाँ 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज है। पूछ रहे व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, लो भाई साहब माइनस कर दो, ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, दोनों को माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, लो भाई साहब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5y विद माइनस साइन इक्वल्स टू 155 में से 105 बचा -50, तो यहाँ से y आ गया हमारा कितना 10। y क्या है हमारा, चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। तो x हमारा कितना हो जाएगा 155 माइनस 15 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो हमारी जो फिक्स्ड चार्ज आ गया, हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस आ गए, जो आपके टैक्सी में बैठने की किराया है, जो आप कहीं जाओ या ना जाओ वो फिक्स चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। और जो पर किलोमीटर चार्ज है दैट इज इक्वल टू कितना 10 रुपीज। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इंसान को 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, हमें 25 किलोमीटर ट्रेवल करने हैं। नाउ फॉर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जो हम फिक्स्ड चार्ज देते थे उतना देंगे, प्लस में 25 इंटू वाई रुपीज देने पड़ेंगे, यही तो होगा ना। फिक्स्ड चार्ज आपका एज इट इज ऐड होगा, प्लस 25 किलोमीटर इंटू चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 × 10, तो आप करोगे तो 5 प्लस 250 दैट इज इक्वल्स टू 255 रुपीज। लो भाई साहब आंसर आ गया। क्या बात समझ में आती है, यस और नो। आई होप समझ में आ गई, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी। फिर भी डाउट रहता है, कोई बात नहीं, आपका चैनल आपके साथ है, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो डाउट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। यार ना सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, बिल्कुल गले खराब हो रखे हैं मेरे पूरे। खैर कोई बात नहीं, बस आप लोग यार सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है यार। अभी तक अगर लाइक नहीं करा तो यार गलत काम कर रहे हो, अभी तक लाइक कर दो, और वीडियो को जरूर से जरूर देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि यार दोस्तों का ही फायदा हो। एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक में, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे बहुत अच्छा होगा। नाउ लेट्स कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Okay. देखो एक फ्रैक्शन है जिसमें कुछ न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमने दो दो ऐड करा तो वो 9/11 बन जाता है। अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तीन तीन ऐड करा तो वो 5/6 बन जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, पूछ रहा है फ्रैक्शन क्या है। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी पूछ रहे हैं उसे एक्स और वाई मानो। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो आप न्यूमरेटर को एक्स मानो, डिनोमिनेटर को वाई मानो, और मान के क्वेश्चन सॉल्व करो। वीडियो अभी पॉज करो, अभी पॉज करके सॉल्व। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो कमेंट में लिखो यस सर आई नेल्ड इट, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सर मैंने ट्राई करा था, बस ट्राई करा, यही सबसे बड़ी बात है। सॉल्व होना ना होना अलग बात है वो, पर ट्राई करा ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 टाइम्स 9/11 जब 2 इज एडेड टू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे, लेट न्यूमरेटर, हमने क्या बोला था जो भी पूछ रहा है उसे एक्स और वाई मान लो, तो हमने न्यूमरेटर को एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने वाई मान लिया। हमें फ्रैक्शन पूछ रहा था तो हमने एक्स और वाई मान लिया फ्रैक्शन को ही, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा
एक्स बाई वाई हो जाएगा ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब हमें बोल रखा है, कंडीशन में दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है, हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा, तो वो 9/11 हो गया। ठीक है, यहां से भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 2। यस और नो बच्चों? 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है हमें कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया तो 5/6 बन गया ये। लो भाई साहब, न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड करा तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो ये बन गया हमारा कितना, 5/6। लो भाई साहब, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा हमने, 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 15। ओके, लो भाई साहब, 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज 3 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गए। पहली इक्वेशन थी 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे भी यहां लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये था आपका इक्वेशन नंबर 2, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैं यहाँ पे आपका गोल्डन रूल लगाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ 11 है, माइनस होने दूर दूर तक चेंज होने का कोई चांस नहीं है ना। आप 6 को 11 बना सकते हो ना 11 को 6 बना सकते हो, कोई बात नहीं। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो देखो जब आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 11 6 जा 66 माइनस 11 5 जा 55y प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 0। उसी तरह जब आप 11 6 जा 66x माइनस 9 6 जा 54 होता है ना, 54y प्लस 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 0। लो आपने माइनस कर दिया तो माइनस, अब देखो माइनस को करें तो ये प्लस होगा साइन। ठीक है, जब माइनस, जब आप साइन मतलब माइनस कर रहे हो तो साइन आप चेंज कर रहे हो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो, ये भी ध्यान रखना माइनस करते समय। तो देखो ऐसे कैंसिल हो गया, तो 55 में से 54 गया तो कितना बचा, माइनस का y प्लस 24 और 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आया हमारा क्या, y की वैल्यू कितनी आ गई, -9। ठीक है, फिर आप y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करा, तो कितना आ गया देखो, 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू -9 है क्या, +9 है यार, +9 है, वही तो मैं सोचूं। 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही है ना इक्वेशन 2। तो देखो 6x माइनस 9 5 जा 45 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 6x इक्वल्स टू कितना आ गया, 42। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। लो भाई साहब, तो हमारा फ्रैक्शन पूछ रहा था, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई वाई, दैट इज इक्वल्स टू 7/9। लो काम खत्म, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। बस आप प्रेजेंट सही से कर देना पेपर में, मैं थोड़ा ना वही बार बार एक ही बात क्या ही रिपीट करना है कि बस थोड़ा सा ना क्रैश कोर्स चल रहे हैं, थोड़ी स्पीड में चलनी पड़ेगी। अब ढंग से लिखने बैठ गया तो फिर पूरा टाइम लिखने में ही लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर एक ऑप्शन और है, मैं फिर पीपीटी में फिर लिख के लाऊंगा, फिर बेकार में वो दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब सामने मुझे लगता है, मैं पहले वीडियो जब डालता था ना तो मैं पेन पेपर से लिख के लाता था और फोटो चिपका देता था, पर मुझे खुद लगा यार, मैं खुद की वीडियो देखी ना, मुझे खुद, मैं खुद नहीं कनेक्ट कर पा रहा था, मुझे लगा कि यार ऐसे मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल बस एक्सप्लेन कर आ रहे हैं, बस ध्यान कहीं और चला जाता है देखने में। तो चीजें दिखी हुई तो यार लिखने के लिए तो फिर किताब में भी लिखी है, पर जो चीजें सामने लिखते हैं एक्सप्लेन करते करते तो उसका अलग ही मजा होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा लिख ला के नहीं लाता, मैं खुद से लिखता हूँ सामने में। ठीक है बच्चों, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार होमवर्क देख लेते हैं क्या क्या है।
ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहा, ढंग से करना होमवर्क को, ठीक है, ढंग से करना होमवर्क को। पांचों क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेना यार। आई होप इजी क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप ये आज के पांच क्वेश्चन समझ गए हो तो ये पांचों क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन में डाउट रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। मैं खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशन भेज दूंगा, जरूरत पड़ी तो वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैशटैग 95+ मेंटेन रखो, ठीक है। 95+ टारगेट रखा है तो टारगेट मेंटेन रखो, ठीक है। 95+ बिल्कुल लाकर रहेंगे, रुकना नहीं है। और जैसा मैंने आज की वीडियो में बताया, भाई साहब अगर इतना कर लिया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, कुछ नहीं, फिर इसके बाहर से कुछ नहीं आना। क्या आएगा इसके बाहर? साहब देखो ना, आपको सारे मेथड्स आ गए, सारे कॉन्सेप्ट आ गए, कैसे अब बाहर से कुछ आएगा बताओ? क्या बाहर से आ सकता है? देखो यार, हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हर तरीके के जितने पॉसिबल के सकते थे सब डिस्कस कर लिया। कैसे बाहर से आ सकता है बताओ आप ही? लोग वीवीआई क्वेश्चन ढूंढते हैं, लास्ट के 15 दिन में यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं, लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं, भाई वीवीआई देख लो, वीवीआई देख लो। अरे ठीक है, वीवीआई बहुत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई साहब मैंने पूरा बुक ही कर लिया, फिर वीवीआई की जरूरत ही क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की क्या जरूरत क्वेश्चन है? यहाँ पे सभी मैंने कर लिया, इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट। भाई एनसीईआरटी अपने आप में ना इतनी क्रिस्प बुक है ना, कि अपने आप में इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से बताऊं तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी आप फिर छांट रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, तो क्या ही मतलब, ठीक है। चलो फिर ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं देंगे, काफी ज्ञान की बातें हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है इतने लंबे लंबे वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।